नमस्कार दोस्तों, आज की परिचर्चा का विषय है वर्तमान संदर्भ में भारत की दशा और दिशा। इस विषय पर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी, प्रोफेसर आरती निर्मल जी और डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले चलते हैं हम प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी के पास, देखते हैं उनके इस विषय पर क्या विचार हैं। धन्यवाद मैडम सिमी गुप्ता जी। ये जो हमारी वैचारिक परंपरा काशी की रही है, भारत की रही है, उसमें आत्मनिरीक्षण, आत्मालोचन, ये एक अनूठी परंपरा हमारे यहाँ रही है। और जो शास्त्र के अर्थों का हम विवेचन करते हैं, तो जीवन के अर्थों का विवेचन करते हुए हम उस दृश्य को याद करें जब यूनियन जैक यानी इंग्लैंड का झंडा 14-15 अगस्त 1947 को धीरे धीरे नीचे आ रहा था और हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा ध्वज ऊपर परवान चढ़ रहा था। उस समय से हमारे बीच एक विशेष जागरूकता आई, लेकिन यह जागरूकता, यह चिंतनशीलता, जीवन के प्रति हमारा आग्रह, जीवन के प्रति हमारी जो मान्यताएं हैं, उनकी एक सत्य सनातन परंपरा है। सनातन क्या है? मैं समझता हूं चिर नूतन, चिर पुरातन, इनका जो सम्मिश्रण है, ये भारत की विशेष थाती है। भारत ने इसको संजो करके रखा। हजारों साल पुरानी हमारी जो चिंतन की परंपरा थी, विवेचन की परंपरा थी, अर्थोपार्जन की एक नई दृष्टि थी, सात्विकता की दृष्टि थी, उसकी आधार भूमि पर हमारा भारत टिका हुआ है। आज जब हम वर्तमान संदर्भ में भारत की दशा और दिशा पर बात करें, तो हमको थोड़ा पीछे देखना ही पड़ेगा। भारत केवल आज का जो आधुनिक भारत है, आधुनिकता में लिप्त जो हमारा एक लोकतंत्र है, केवल वही नहीं है। इसके पीछे एक सुदृढ़ आधार रहा है। ये हजारों वर्षों से चला आया है। हमारे यहाँ श्रुति स्मृति पुराण की एक विशेष परंपरा थी, जिसमें हम विवेचन करते थे, शास्त्रार्थ की परंपरा थी, हम विवेचन करते थे, मॉडिफिकेशन करते थे, सुधार करते थे और उसके आधार पर हम आगे बढ़े। महात्मा जी ने जब आजादी मिली तो उनसे पूछा गया कि आपका संदेश राष्ट्र के नाम क्या है। उन्होंने कहा था, मैं क्या संदेश दूं? संदेश तो मेरा जीवन है, मेरा जीवन ही संदेश है। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक ऐसे संकेत दिए थे कि जीवन में सात्विकता, जीवन में विकास के प्रति आग्रही भाव, किंतु जो गांधी जी ने कहा था वो मूल था कि स्वाधीनता की सफलता, भारतीय समाज की स्वाधीनता की संकल्पना जो है वो तब पूर्ण होगी जब समाज के अंतिम तलहटी में बैठे व्यक्ति तक अपनी रोशनी आजादी की पहुंचे और हम इसको सफल बना सकें सभी के जीवन। तो उसी बात को लेकर के यूनेस्को ने और यूएनओ दोनों ने एक मनुष्य के सर्वांगीण विकास, टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट की संकल्पना की, जो मिलेनियम गोल्स में रखा गया। और वो परंपरा हमारी बिल्कुल चली आ रही है हजारों वर्षों से। इसी परंपरा पर आधारित हमारा जीवन है। और जब हम भारत की दशा की बात करते हैं, तो भारत की जो वर्तमान दशा है वह भविष्य की ओर विकासोन्मुखी है। दूसरे, वो प्राचीनता पर भी आधारित है। अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं उन्हें राजनेता और उससे कहीं अधिक सफल संचारकर्ता, मेरा संचार का विषय रहा है, पिछले 53-54 वर्षों से इसी क्षेत्र में काम करते बीता है, तो वो एक सफल संचारक थे। जब वो कहते हैं कि विकास भी विरासत भी, दोनों, जब वो ये बात कहते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए और हम उस दिशा की ओर बढ़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में आजादी के जो 78 वर्ष हुए, संविधान लागू किए जाने के 76 वर्ष हुए, 76वां हमारा गणतंत्र दिवस आएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जब हम आत्मालोचन करते हैं, तो हम पाते हैं कि भारत कहाँ, जहां सुई नहीं बनती थी, वहां से लेकर के अभी हाल में प्रधानमंत्री जी ने नौसेना को 3 ऐसे पोत दिए हैं जो विश्व में अनूठे हैं और भारतीय तकनीकी पर उनका विकास किया गया है। भारतीय तकनीकी उसकी आधार भूमि रही है। तो इस संस्कृति, सनातन और आधुनिकता, इन तीनों के बीच में भारत का जो विकास रहा है, जो उसकी दशा और दिशा रही है, वह सर्वथा सकारात्मक रही है। मैं निवेदन करूंगा आरती निर्मल जी, जो अंग्रेजी साहित्य की विद्वान है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक लेगेसी, एक परंपरा को इनहेरिट करती हैं, उनसे कि वे इस पर कुछ प्रकाश डालें।
धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद आपके प्रति भी व्यक्त करती हूँ और ये जो केंद्र है जहाँ पर सिमी जी के प्रति भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण विषय को छेड़ा है जिससे हम यहाँ पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं। आपने जो पृष्ठभूमि है उस पर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला। निश्चित तौर पे जब हम भविष्य की ओर देखना चाहते हैं तो हम वर्तमान और अतीत की उपेक्षा किए बिना उसकी कोई भी संकल्पना न तो कर सकते हैं, न कोई परियोजना तैयार कर सकते हैं। पिछले 78 वर्षों में जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी, हमने विकास की और उपलब्धियों के बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अगर हम हाल की बात करें तो जो अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत ने जो कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है और पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा है। तो इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण हम लोगों ने उपलब्धियां अर्जित की हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभी हम विकासशील ही चुके हैं। तो विकसित होने के लिए जो भविष्य की जो योजनाएं हमारी होंगी वो कैसी हो, इस पर यहाँ चर्चा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इतने वर्षों में जैसा अभी सर चर्चा कर रहे थे कि लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के चलते जो रीढ़ की हड्डी हमारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक टूट गई थी, चरमरा गई थी, उसको वापस खड़े होने की दिशा में जो प्रयास किया गया है ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद भी ये काबिले तारीफ है। अब जो बहुत सारी चीजें हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, इसको ध्यान में रख के देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज भी बेरोजगारी एक चुनौती है, अशिक्षा एक चुनौती है, गरीबी एक चुनौती है, लेकिन ये काफी हद तक पहले की तुलना में हम इससे निपट पाए हैं और आगे ये या तो समाप्त हो जाए या और कम हो जाए, इसके लिए हम बहुत सारी योजनाओं के बारे में अभी आगे जब चर्चा बढ़ेगी तो बात करेंगे। तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से हम जरूर मजबूत हुए हैं और हम, लेकिन आगे और कैसे इसमें मजबूती लाई जाए, इस पर जो विभिन्न पक्ष हैं उसकी चर्चा अभी आगे हम लोग इस पर बिल्कुल। भारत के समक्ष इस समय चुनौतियां उपस्थित हैं, लेकिन अगर हम अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से सीख लेते हुए थोड़ा उसको अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर भारत प्रगति के नए आयाम गढ़ेगा और आगे भी जाएगा। तो मैं अब आगे अवधेश जी से उनके क्या विचार हैं। धन्यवाद। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है और प्रागैतिहासिक काल से लेकर के हम अलग अलग सोपान पर चढ़ते हुए आज वर्तमान समय में उपस्थित हुए हैं और हमारा जो अतीत है वह बहुत ही गौरवशाली रहा है और वर्तमान भी उतना ही गौरवशाली है। बीच में किसी भी संस्कृति में, सभ्यता में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है, तो उसी उतार चढ़ाव को पार करते हुए हम लोग आज यहाँ पर हैं और जहाँ पर हम आज हैं वह जो स्थिति है हम लोगों की, वह विश्व में अपने आप में एक अनूठी स्थिति है। और आज अगर कहीं भी किसी भी विषय की चर्चा होती है तो भारत की चर्चा अवश्य होती है। चाहे विश्व में कोई भी चर्चा हो, उसमें अगर भारत नहीं है तो वह चर्चा अधूरी रहेगी। हाँ, क्योंकि चाहे जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे संस्कारों की बात हो, चाहे ज्ञान विज्ञान की बात हो, तो आज भारत केवल अपनी संस्कृति के लिए ही नहीं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण ऊंचाई पर पहुंचा है। अभी स्पेडेक्स लॉन्च हुआ और एक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसमें 2 सैटेलाइट को आपस में अंतरिक्ष में करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उसको उड़ाना और उसको आपस में जोड़ना कितना दुष्कर कार्य है, और जोड़ने के बाद उसे फिर अलग करना। तो ये जो विज्ञान में चमत्कार हुआ है यह अपने आप में बहुत ही विलक्षण है और यह तकनीकी केवल 3 देशों के पास थी। भारत चौथा देश है जिसके पास यह तकनीकी है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल अपनी विरासत के नाते जाने जाते हैं, हम आज अपने विज्ञान के लिए भी जाने जाते हैं और अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन स्थापित करने की दिशा में हम लोगों की यह लंबी छलांग है। तो इस दृष्टि से भारत की जो वर्तमान दिशा है वह बहुत ही सकारात्मक है, बहुत ही ऊंचाई पर जाने वाली है। तो यहाँ संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता सबका एक सुंदर समन्वय हमको देखने को मिलता है और यह उज्जवल भविष्य की ओर हमें इंगित करता है, इशारा करता है कि भारत की जो दिशा है, दशा है, वह एक सही दिशा में जा रही है।
हाँ बिल्कुल, आज भारत हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी काफी काम हो रहा है, चाहे वो विज्ञान हो, मेडिकल हो, हर जगह भारत एक नई इतिहास रच रहा है, आगे भी रचेगा, क्योंकि हमारे लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, बच्चे हैं जो देश का भविष्य है, और देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए वो नित नए प्रयास भी कर रहे हैं। मैडम, आपने ठीक कहा कि हमारे भारत के लोकतंत्र की, गणतंत्र की जो दिशा है और उसकी आधारशिला है, वह निश्चित रूप से नई पीढ़ी पर, स्त्रियों पर, वरिष्ठ नागरिकों पर, युवाओं पर खास करके आधारित है, और उसमें हमें बड़ी अपेक्षाएं हैं। हमको बहुत आशाएं हैं कि ये सारे वर्ग मिल करके, सब एक से एक मिल करके एक ऐसा वातावरण तैयार करेंगे कि भारत रक्षा, तकनीकी और इन सारे मामलों के साथ साथ जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आधारभूत संरचना है जीवन की, जीवन को सफल बनाने की, और ये पश्चिमी देशों से हमें तुलना करना उचित नहीं लगता है, और भारत ने ऐसा किया भी नहीं है। भारत की अपनी एक संस्कृति रही है, जीवन शैली रही है, हम उसी को अपनाते हुए आगे बढ़ते रहे हैं, जिसमें स्त्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारे बीच में हैं, सिमी जी हैं और मैडम आरती निर्मल जी हैं, तो वो जरा कुछ प्रकाश डालें कि अब महिलाओं की भूमिका, ये जो परिवर्तित परिवेश है, इसमें किस तरह की होनी चाहिए, बच्चों को भी हम किस तरह से किस सांचे में ढालें कि जो भारत और भारतीयता के मूल से कटे नहीं, क्योंकि वही हमारी मूल थाती है, हमारे लोकतंत्र की, हमारे भारतीय जीवन की जो मूल थाती है, उससे बच्चे न कटें। और भारत के विकास के लिए लोग कहते हैं, बच्चों से पूछते हैं तुम क्या बनोगे, वो कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, वो कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन एक सभ्य, सुसंस्कृत और संसूचित इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी कैसे तैयार हो, इसके बारे में वो कम्युनिकेशन की व्यक्ति हैं, अध्यापक हैं, इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। आप जब आपको मैं सुन रही थी तो मेरा जो ध्यान है वो न केवल स्त्रियों की तरफ जा रहा था, बच्चों की तरफ जा रहा था, बल्कि युवाओं के ऊपर भी बात बहुत सही, बिल्कुल ठीक आपने कहा। हमारा जो देश है, यहाँ पर हम कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर हम तह में जाते हैं तो ये पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि चुनौती नहीं है, बल्कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरीके का नियंत्रण हो रहा है बिना उसके परिणाम को सोचे हुए, जैसे अगर हम देखते हैं तो एक परिवार में आजकल एक बच्चा है, किसी सिर्फ एक संतान के होने से कई जो हमारे सामाजिक रिश्ते हैं वो तात्कालिक रूप से वही समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो परिवार की संरचना हमारी, जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो विरासत में, ये बहुत हमारे जो मनीषी विचारक हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने सोचा था कि समाज की संरचना में परिवार का क्या महत्व, कंपोजिट कल्चर है परिवार की, एकाकी परिवार जो नहीं, संयुक्त परिवार की परंपरा चली आ रही है, काफी रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। बहुत बहुत जरूरी चीज है कि हम उस पर ध्यान दें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि सर हम ये जनसंख्या विस्फोट की बात क्यों करते हैं? हमारे यहाँ जनसंख्या समस्या नहीं है, जनसंख्या तो हमारी ताकत है, क्योंकि वही हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। परेशानी ये है कि जब हम दिशा की बात करेंगे, भविष्य की योजनाओं की बात करेंगे, तो मेरी एक नागरिक होने के नाते ये अपेक्षा और सुझाव दोनों है कि ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे कि हमारी जनसंख्या का अधिक से अधिक मानव संसाधन के रूप में समुचित उसका उपयोग हो सके, जिससे कि विकास में हमें और गति मिले। समुचित और सार्थक उपयोग, बहुत सही आपने कहा। दूसरा, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो सर एक और उसमें जो है मुद्दा है वो ये है कि हमारा जो यूथ है उसको वो दिशा नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। जैसे कि मोबाइल फोन है, तकनीक के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा युवा वर्ग और बच्चे अपना कीमती जो समय और ऊर्जा है, मस्तिष्क है, उसको उसमें जाया कर रहे हैं। मैडम, हम लोग तो पारंपरिक ढंग से लाइब्रेरीज को पढ़ के आए हैं। अभी मैं एक पढ़ रहा था, लिखा था कि बंद अलमारियों में रखी पुस्तकों ने आत्महत्या कर ली, और आरोप लगा, सही आरोप लगा मोबाइल पर। तो ये सर बहुत सारे देश, ऑस्ट्रेलिया में जैसे कि उसका समय आयु सीमा निर्धारित कर दी गई, स्पेन में कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया में बच्चों का जो समय जा रहा है, युवाओं का, हमारे यहाँ भी एक आंदोलन चला है, मोबाइल मुक्त बचपन। जी, तो इस दिशा में काम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव का जो व्यापार हो रहा है, वो भी उससे जुड़ा हुआ है, तमाम अपराध जो है उससे जुड़े हुए हैं, महिलाओं की जो सुरक्षा है वो भी उससे जुड़ी हुई है, प्रभावित हो रही है। तो इन चीजों पर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा।
अब स्त्रियों की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो उनके साथ चूंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है, सिर्फ स्त्रियां नहीं, पुरुष, पूरा समाज आपस में, सर ने कंपोजिट कल्चर की बात की, तो उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इस पर पहले बहुत लंबे समय से बात हो रही है, उसका असर भी हम देख रहे हैं। स्त्रियों की जो भागीदारी जो पब्लिक स्पेस में बढ़ी है, जो वर्क फोर्स के रूप में बढ़ी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ी है, हर क्षेत्र में बढ़ी है, तो इसका जो मूल जो कारक रहा है वो रहा है शिक्षा। तो इस तरीके से शिक्षा के माध्यम से इनको और सशक्त करना है। सशक्त तो वो है ही, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभा है उसकी पहचान वो स्वयं कर पाए ऐसा तो नहीं है। इसके बारे किसी ने कहा आज से कवि ने कि नारी सशक्तिकरण को मैं पुरुष अशक्तिकरण मानता हूँ। ऐसा नहीं है, नारी सशक्त होगी तो समाज होगा। ये तो हास प्रयास की बात है, इसमें कोई नहीं। लेकिन जो हमारा जो जनसंख्या विस्फोट है, तकनीकी विस्फोट है, इसके बारे में हमको एक डिस्क्रिशनरी, एक विवेकपूर्ण निर्णय कितना अपनाएं, कैसे अपनाएं, हमारे ऊपर कितने कितने गीगाबाइट सूचनाएं हर क्षण लाद दी जा रही हैं इस आधुनिक मीडिया के कारण। इसका जो वैश्वीकृत स्वरूप है उसके कारण, उसके प्रति हमें बहुत सतर्क रहना होगा। आप तो सर पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, बेहतर जानते हैं। अब तो हम एआई के जमाने में पहुंच गए हैं, जहां पर किसी चीज की जो ऑथेंटिसिटी है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको क्रॉस चेक आप नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सूचना इतनी ज्यादा आ रही है, उसमें कितनी सूचना सही है को ग्रहण करने और आत्मसात करने की एक प्रक्रिया हमारे यहाँ रही है। चेक, रीचेक, क्रॉस चेक। जो हमारे यहाँ श्रुति स्मृति पुराण की परंपरा है वो यही है। सुना, उसका विवेचन किया, आत्मनिरीक्षण किया, निरीक्षण किया, आत्मालोचन किया, विवेचना की, शास्त्रार्थ किया, और उसकी जो प्रासंगिकता है उसमें से जो सार्थक चीजें हैं, जो सकारात्मक है, उसको हम अपनाएं तो शायद इस तकनीकी का हम ज्यादा सार्थक उपयोग मानव के विकास के लिए कर सकें। प्रगति की दिशा में भी कदम बढ़े। लिटरेसी, इस पर अवधेश जी बात कर सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है। हमारी साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। सब कुछ एआई पे निर्भर हो रहा है, पूरी तरह से हम तकनीक पे निर्भर हो जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है वो भी उतनी ही दुरुस्त हो, इसके लिए भी प्रयास हम लोग चाहते हैं। होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि नई पीढ़ी को जहर नहीं पिलाना है हमें, बिल्कुल सही सूचना उनके पास अमृत देना है, विचारों का अमृत, परंपरा का अमृत, जो अमृत काल है भारत का, ये अमृत काल है। इस अमृत काल में इस जहर से नई पीढ़ी को बचाना पड़ेगा। अवधेश जी। जी सर देखिए, अगर कहा जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यह जो अभी समय है यह ट्रांजिशनल फेज है, संक्रमण काल है। और संक्रमण काल में बहुत सारी चीजें जो होती हैं, कुछ अच्छाई कुछ बुराई, तो एक हमको दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी और समय के साथ में जल्द ही इस पर कोई एक सुदृढ़ नीति आ जाएगी, जिससे कि हम इस जो फेक न्यूज है, ये सब चीजें हैं, उससे मुक्त होंगे। इस दिशा में बहुत सारा प्रयास हो रहा है और बहुत सारे प्रयास का सफल परिणाम भी आ रहा है। और इसके लिए चाहे दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, और मोबाइल फोन पे भी कॉलर ट्यून में आज आ रहा है कि अगर आपके पास किसी का फोन आए और कोई ओटीपी मांगे कुछ या इस तरह से चीजें करे तो उसे न शेयर करें। अवधेश जी, हम तो ज्ञान समृद्धि और ज्ञान सशक्तिकरण के देश हैं जी। इसका स्थान सूचना ने ले लिया। अब हम कह रहे हैं नॉलेज इज पावर, पहले कहते थे, अब हम कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन इज पावर। तो ये तात्कालिकता है और स्थायित्व, सनातन तो हमारी ज्ञान परंपरा है, ये तो अस्थायी है, ये दौर आएगा चला जाएगा। इसमें हमको विवेक एक जागृत करना होगा। आपने जो कहा ना, कानून आएगा, केवल कानून से नहीं होगा, हमें आत्मज्ञान की ओर अगर बढ़ना है तो हमें विवेक जागृत किया जाए बचपन से, ये ताकि नई पीढ़ी भ्रमित ना हो। समय पहले आप ये कहते थे कि जो आधुनिक पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो अपने धर्म से और पूजा पाठ से दूर जा रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। आज कुंभ में जो भीड़ है, देवी देवताओं के यहाँ दर्शन की जो लंबी लाइनें हैं, तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी एक सही दिशा में जा रही है। बस जो हम लोग हैं, जरा बताइए, सही दिशा में जा रही है, क्या खोज रही है? क्या खोज रही है? किस चीज की खोज में जा रही है? वो हर चीज खोज रही है सर, हर चीज खोज रही है। हम लोगों को बस एक पीछे से देखते रहना है, एक ऑब्जर्वेशन करते रहना है। देखिए, हमारे देश में आध्यात्म की जो परंपरा है वो हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा स्तंभ है। लेकिन इसके साथ अगर हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर जाएं, चूंकि युवाओं की आप बात कर रहे थे, तो उसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो शिक्षा है
उसमें एक दिशा जिस तरीके की, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ लीजिए, बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, उसके बाद क्या जरूरी है कि सबको हम यूनिवर्सिटी की डिग्री दें। एमएसएमई की जो पहल है गवर्नमेंट की, आप देखिए, मुझे लगता है कि जो हमारे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, हमारे जो अपने क्षेत्रों के जो लोग जो कलाएं हैं, ठीक है, उनके तरफ उनको प्रेरित करें, उनके रुझान को हम बढ़ाएं। और ओडीओपी एक योजना जो आई है, आप उसकी ओर संकेत कर रही हैं। ओडीओपी बहुत अच्छी योजना है, जोड़ा जाए उनके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, बिल्कुल वो उनके साथ जुड़े और अपना जो समय है वहां पर दे करके उससे वो धन का अर्जन भी कर सकते हैं, पारंपरिक ज्ञान का पहचान बढ़ा सकते हैं, सकारात्मक सदुपयोग। हमारे देखिए वो टोकरी बिनने की कला थी, कुल्हड़, आप देखिए इतना खर्च, आप होटलों में जाते हैं, कुल्हड़ में कुछ पीने और खाने का अतिरिक्त आप जो है धन वहाँ पे खर्च कर रहे होते हैं। मैडम, अभी प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से 2 काम हुए हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो हिंदी का काम, उसके कारण मैं सुषमा स्वराज जी के साथ था, मॉरिशस विश्व हिंदी सम्मेलन, उसकी स्मारिका का प्रधान संपादक था, और मोटे अनाजों का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोगों ने किया है भी गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली में। तो मोटा अनाज, अपनी भाषा, अपनी संचेतना, अपनी ज्ञान परंपरा, इसकी ओर उन्मुख करना नई पीढ़ी को बहुत जरूरी है। और इसमें तात्कालिकता से काम नहीं चलेगा, इसमें स्थायी भाव से हमें जाना पड़ेगा। घर में हम, हिंदी का मामला है तो घर में हिंदी बोलें, हिंदी लिखवाएं। हमारा प्रधानमंत्री जाता है पूरी दुनिया घूम के डंका बजा के आता है हिंदी का। सुषमा स्वराज जी जिनके साथ मैं काम करता था, कई देशों में जाने का मौका मिला, वो हिंदी ही बोलती थी, अपने साथ इंटरप्रेटर्स को ले जाती थी। उसके कारण देश में 7,000 इंटरप्रेटर्स को नौकरी मिली है। एक दूसरे, ये जो मोटे अनाज की जो परंपरा सामने आई, वह हमारे देश को समृद्ध करेगी, उसके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य तो हमारी विरासत है हमारी। पहले तो हम लोग गेहूं चना मिक्स करके उसको पीसते थे, मोटा अनाज है, ज्वार बाजरा, शुरू से हमारे गुछना है। तो वो सब चीजें जो हमारी विरासत है, वो एक 5,000 साल पुरानी, एक जिसको बोलते हैं कि टेस्टेड, परीक्षण के बाद उसको सब चीजों को हमारे जो पूर्वज है वो लेके आए थे। और हमारे जो पूर्वज है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो वैज्ञानिक नहीं थे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। लोग कहते हैं कि के अनुरूप था हमारा खान पान, हमारा भोजन नहीं बनती थी, लेकिन सुई कैसे नहीं बनती थी। अभी जो मोटे अनाज और कृषि की आप बात करते, मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि देखिए हमारे जो देश की जो पहली पहचान थी वो यही थी कि हम कृषि प्रधान देश हैं। लेकिन वास्तव में आज जिस तरीके से जो खेती योग्य जो जमीन है, भूमि है, वहां पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो कम हो रही है, कल्टिवेबल लैंड कम हो रहे हैं। किसानों को वो नहीं मिल रहा है जो वो अपेक्षा करते हैं अपनी मेहनत से। तो युवाओं को उधर कैसे प्रेरित किया जाए, इस दिशा में काम होना चाहिए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर इसका भी कोई पैकेज होता कि आप फला गांव में जाइए और इतना दिन काम करिए, सालाना का पैकेज आपको इतना मिलेगा, तो बहुत से युवा हैं जो कि अपना गांव छोड़कर कहीं जाने की बजाय, मजदूरी करने की बजाय वहां रह करके बड़े ही सम्मानित ढंग से, ये नगरीकरण का महाराक्षस जो है वो हमारी संस्कृति पर निरंतर आक्रमण कर रहा है, इससे हमको बचाए रखना। तो अगर हम अपनी कृषि को सुदृढ़ करें तो ये हमारी जलवायु परिवर्तन की जो समस्या है, पर्यावरण की जो समस्या है, उसका भी बहुत हद तक समाधान ढूंढने में हमारी मदद करेगा। अवधेश जी, आपका तो इंस्टीट्यूट ग्रामीण क्षेत्र में है, आप बताइए वहाँ के छात्रों की महत्वाकांक्षाएं। ग्रामीण संस्कृति अपने आप में बहुत बड़ी संस्कृति है, और जो भारतीय संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति ही है। और अगर हम गांवों की तरफ जाएंगे तो ही हमारा वास्तविक विकास होगा। और गांव में जो कलाएं हैं, शिल्प है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं से लोग उसको छोड़ रहे हैं। तो अभी जो प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो हमारे जो अलग अलग तरह की एकेडमी है, उन सबके सहयोग से अलग अलग जगहों पे कार्यशाला आयोजित किए जा रहे हैं। जो हमारी विरासत है, जो हमारी कठपुतली कला है, या जो लोक कलाएं हैं, उनको संवर्धित करने का काम किया जा रहा है। और अभी जो युवा वर्ग है उस तरफ आकृष्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम उस दिशा में प्रयास नहीं हुआ है। हमारा युवा वर्ग धीरे धीरे उन चीजों को सीख रहा है, सहेज रहा है, और जल्द ही उसका एक अच्छा परिणाम भी आएगा। जल्द ही जब हम कहते हैं तब हम शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट से हमारे जीवन का विकास नहीं हो सकता। हम स्थायी मूल्यों की जीवन में पुनर्स्थापना नहीं कर सकते। हम जो अंग्रेजी और अंग्रेजियत के प्रभाव में, मैडम क्षमा करेंगी, आप अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। अंग्रेजी में बुराई नहीं, अंग्रेजियत में बुराई है। अंग्रेजी भाषा तो सभी आनी चाहिए। अंग्रेजी आज की विश्व ग्लोबल भाषा है। अंग्रेज तो चले गए,
अंग्रेजियत नहीं गई। अंग्रेजी के ज्ञान से राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि हम हिंदी का आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी की ज्ञान परंपरा, अंग्रेजी का जो ज्ञान भंडार है, उससे हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। नई नई चीजें सीखनी चाहिए, बस अपनी जड़ को नहीं भूलना है। तो इसीलिए हम चूंकि सीखने और ज्ञान की बात कर रहे थे, हम लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जहां पर शोध मूल रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है। एक बात यहाँ पर मैं अपने अनुभव से कहना चाहूंगी कि अभी जो ज्यादातर शोध हो रहे हैं वो सिर्फ शोध के लिए शोध हो रहे हैं। हमारी जो शिक्षा नीति बनी है अभी उस पर बहुत सारे बदलाव, बड़े सकारात्मक बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं, और ये इसलिए जरूरी है कि भारत की जो परिवेश और आवश्यकता है उसके अनुरूप हमारे मॉडल तैयार हों, और शोध के लिए शोध न हो बल्कि शोध हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए शोध हो। ये हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसकी ओर मैडम ने संकेत किया है, ये एक बहुत बड़ी महती उपलब्धि है और एक ऐसी योजना के रूप में सामने आई जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। किसी में विरोध करने का वो मादा ही नहीं था, आधार ही नहीं था। तो उस सर्व स्वीकृति के आधार पर तैयार की गई वह योजना मानव के विकास के लिए, अपनी नई पीढ़ी के विकास के लिए और राष्ट्रीय विकास में राष्ट्र की जो दशा और दिशा है उसको बदलने में, सकारात्मक परिवर्तन में इस शिक्षा नीति की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और सर ये जो विकास है इसमें सर वो 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सतत विकास के हमने लक्ष्य को विश्व पे मानक पे स्थापित किया है, उसके अनुरूप भी बहुत सारे अगर हम कदम उठाते हैं तो बहुत कुछ हम आगे ऐसा हासिल कर सकते हैं। अब आगे तो हमारी दिशा, अब हमारे 1947 से 2047 तक अनेक संकल्प हमने किए हैं और बहुत अच्छा है कि एक सकारात्मक वातावरण है। ऐसा वातावरण विकसित राष्ट्र के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शायद बड़े आसानी से नहीं मिलेगा। तो इसका हमको सदुपयोग करना है और हाथ से हाथ जब मिलेंगे, पूरे देश में एक कड़ी जब जुड़ेगी, सभी विकसित भारत के लिए संकल्पवान बने, आबाल वृद्ध बूढ़े बच्चे युवा चिंतनशील लोग, पेशेवर लोग सब जब साथ आएंगे तभी शायद हमारी जो भारत की दिशा है वह वर्तमान दिशा और दशा दोनों बदलेगी। बदलना तो प्रकृति का नियम है, बदलाव ऐसा होना चाहिए जो मनुष्य को, जिसकी ओर मैडम ने अभी संकेत किया है, टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट, सर्वसमावेशी व्यक्तित्व का विकास, सर्वसमावेशी नागरिक और नागरिकता का विकास, ये हमारी दिशा होनी चाहिए। इसके लिए हमें कर्तव्य का बोध भी जरूरी है। हम खाली अधिकारों की बात करते रहेंगे तो बात नहीं बन पाएगी। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं उनको भी हमको जानना समझना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर सभी मिलकर अपना काम भी करेंगे, यानी कि अपना कर्तव्य भी निभाएंगे और अधिकार तो हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा भारत विकास के पथ पर अग्रसर होगा। हमारी जो विकास की यात्रा पिछले 75 वर्षों से 78 वर्षों से ये जो है, ये हमारे लिए संकल्प का पर्व होता है और संकल्प के पर्व को हम जब, काल तो निरंतर गतिमान है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था महाभारत के युद्ध मैदान में, कालोस्मि भरतर्षभ, हे अर्जुन मैं काल हूँ, काल की तरह निरंतर गतिमान हूँ, काल चक्र को कोई रोक नहीं सकता। तो हर नए साल में, हर नए महीने में, हर नए दिन में प्रातः काल हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि हम पीछे मुड़कर देखें एक बार कि हमारी दशा क्या थी और आगे देखें कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, व्यक्ति के विकास की, समाज के विकास की, समुदाय के विकास की और राष्ट्र के विकास की। आज हमारे बीच में प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी, प्रोफेसर आरती निर्मल जी, डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह जी उपस्थित हुए और इन्होंने हमारे समक्ष विचार रखे, तो इसके लिए हमारा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी वाराणसी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर परिचर्चा का एक अवसर प्रदान किया। आप सभी को बहुत बहुत आभार, आकाशवाणी परिवार को आभार। धन्यवाद।